नमस्कार, दास स्वतंत्र की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का चुनाव संपन्न हो चुका है। दिल्ली के मतदाताओं ने अपना फैसला बैलेट बॉक्स में बंद कर दिया है। अब सभी की निगाहें हैं कि क्या नतीजा आएगा। हालांकि नतीजा आएगा 8 तारीख को। एक लंबा इंतजार है, 6 और 7 का इंतजार करना पड़ेगा। 8 तारीख को सुबह से काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन दास स्वतंत्र भी जिस तरह की औपचारिकता होती है चुनाव के बाद, ओपिनियन एग्जिट पोल, माफ कीजिएगा, क्योंकि ओपिनियन पोल तो इस बार किसी भी पोल कंपनी ने किए नहीं। उसका कारण भी समझ में नहीं आया क्यों पोल कंपनीज ने नहीं किए। लेकिन एग्जिट पोल, अचानक से एग्जिट पोल आए और कई ऐसी कंपनीज के एग्जिट पोल आए जो शायद इस पोल के काम में, पोल के धंधे में नई कंपनियां थी। आज हमारे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं। दास स्वतंत्र के हमारे सहयोगी शरद शर्मा और एक खास सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार प्रभंजन वर्मा। सबसे पहला सवाल आज प्रभंजन आप ही से, क्योंकि आप मुंबई में बैठे हुए हैं, दिल्ली की पत्रकारिता में लंबा जीवन बिताया है। एक चीज ये देखने में आ रही थी, हम स्वतंत्र पर भी देखते हैं कि हमारे दर्शक देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हैं, विदेश से भी जुड़ते हैं। दिल्ली के चुनाव में बाहर बैठे हुए हर व्यक्ति का इतना इंटरेस्ट क्यों है? थैंक यू विक्रांत भाई। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बॉम्बे में भी जो हम अपने सर्कल में बात करते हैं, तो दिल्ली चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और उसकी वजह यह है कि अगर जो पॉलिटिकल कर्व है इस देश का पिछले 10, 11, 12 सालों में, वो देखें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, जिस तरह से बीजेपी वापस सत्ता में आई केंद्र में, और उसके बाद लगातार कई स्टेट्स वो जीती। लेकिन एक स्टेट है, बड़ा स्टेट नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, और वो है दिल्ली, जहां पर वो काबिज नहीं हो पाए। 28 साल से ज्यादा हो गए वो बाहर हैं सत्ता से। तो ये जो एक पॉलिटिकल डाइकोटमी है, उसको लेके इंटरेस्ट हमेशा दिल्ली में बना रहता है। और दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, और जिस तरह से 70 में से 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें, ये अनप्रेसिडेंटेड था इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो ये दो वजहें हैं जिसको लेकर इंटरेस्ट बराबर बना रहता है। और तीसरी, अगर मैं रियल पॉलिटिक्स की बात करूं, तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को, जो एक बहुत बड़ी पार्टी, बहुत मजबूत पार्टी है हर स्टेट में, केंद्र में, उसको पॉलिटिकली टेक ऑन करते हुए नजर आते हैं। ऐसे बहुत कम नेता इस समय विपक्ष में है। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कर रहे, कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे, बहुत मजबूती से निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल रियल टर्म्स में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के चालों को कहिए, उनके रणनीति को कहिए, उसको बराबर अपनी रणनीति से काउंटर किया है, ये भी हमें बहुत अलग तरीके से देखने को मिला है, जो अक्सर राज्यों के चुनाव में नहीं देखने को मिलता। तो इसलिए दिल्ली को लेके बेहद इंटरेस्ट है। शरद शरद ने भी दास स्वतंत्र के लिए बहुत ग्राउंड रिपोर्ट की, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शरद गए। शरद, आज जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं, हालांकि एग्जिट पोल करने का सभी को अधिकार है, वो अपने एग्जिट पोल कर सकते हैं। हम किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में जरूर घूम रहा है, क्योंकि मैं आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखता था। आज के इन एग्जिट पोल, जिसमें से ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को जीतते हुए दिखाया है, बीजेपी को एक बड़े मैंडेट की तरफ जाते हुए दिखाया है। दिल्ली के एग्जिट पोल्स को आप किस तरह से देखते हैं, और आपका अपना कोई एग्जिट पोल है तो उसमें क्या सामने आया था? देखिए विक्रांत जी, जो मेरा असेसमेंट है और जो मेरी ग्राउंड रिपोर्ट कह रही थी, जो ज्यादातर एग्जिट पोल हैं ये उससे मेल नहीं खाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल गलत हो जाएंगे या सही होंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि हरियाणा में जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो ये कह रही थी कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन आखिरी में जो मैदान मारा वो बीजेपी ने मारा। क्योंकि ग्राउंड पे एक माहौल एक अलग चीज होती है, और इलेक्शन मैनेजमेंट अपने सारे वोट डलवा देना, विरोधी के ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे ना डलें ये भी सुनिश्चित करना, और कई तरीके और नए तरीके के हमने काम होते हुए देखे हैं पिछले कुछ समय में। तो ये इसमें अंतर होता है। लेकिन हमें ये समझना होगा विक्रांत जी, और सारे दर्शक ये समझें कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि लोकसभा चुनाव में ये जो ज्यादातर ओपिनियन पोल, ये ज्यादातर एग्जिट पोल, ये सारे जो हैं ये धराशायी हो गए। ये कहा जाए कि एक जो विमान आसमान में उड़ रहा था, अचानक से क्रैश हो गया और समंदर में जा गिरा।
उसकी वजह से हुआ ये कि होता ये है जी, जो जितने भी न्यूज चैनल हैं ये इन सभी एजेंसियों के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो इन एजेंसियों को पैसे देते हैं, क्योंकि भाई कोई सर्वे करेगा तो उसको उसका खर्चा भी लगेगा। एक एक सर्वे में कोई व्यक्ति जाएगा, लोगों से पूछेगा, या तो सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पैसा इसमें लगता है। तो न्यूज चैनल जो हैं वो कंपनियों के साथ, एजेंसियों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करते थे और उसके बाद में जैसे ही चुनाव आते थे तो पहले ओपिनियन पोल आता था और उसके बाद जब चुनाव हो गए तो एग्जिट पोल आया करता था। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव में जो 400 पार 400 पार 400 पार था वो धराशायी हुआ और बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को पहली बार गठबंधन की सरकार बनानी पड़ गई। उसके बाद से न्यूज चैनलों ने, ज्यादातर न्यूज चैनलों ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल से तौबा कर ली। तो अब ये जो कंपनियां हैं, जो हम अलग अलग कंपनियां देख रहे हैं, पहले हम कौन सी देखते थे? पहले हम देखते थे टुडेज चाणक्य, पहले हम देखते थे निल्सन, लेकिन अब जो है बहुत सारी एजेंसी जो हैं, जो भी हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, लोगों ने न्यूज चैनल पे भी देखा होगा, दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा होगा, ये सारी नई कंपनियां हैं। तो इस पे कितना विश्वास करा जाए, ये हमें जो है आने वाले समय में तब पता चलेगा जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लगातार सर्वे करेंगी और ये इनका जो प्रिडिक्शन है वो सही होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं विक्रांत जी, हम चर्चा तो कर सकते हैं, इसको आधार बनाकर हम लोग आगे बात भी कर लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, सालों से कह रहा हूं कि लोगों को एक सवाल अपने मन में सोचना चाहिए कि इतने साल हो गए वोट देते देते, कभी ऐसा हुआ कि हम वोट देने गए थे और उसके बाद बाहर जो है कोई व्यक्ति हमसे पूछ रहा था आपने किसको वोट दिया, अच्छा क्या आपकी प्रेफरेंसेस थी, तो अच्छा आपको मिला या आपके जानने वालों को मिला या उनके जानने वाले को मिला? क्या कभी ऐसा हुआ? ऐसा मुझे नहीं लगता, कम से कम मुझे तो नहीं मिला और मुझे मेरे जानने वालों के जानने वालों के जानने वाले में भी किसी को नहीं मिला। मैं इन पे सर्वे पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये हमें देखना होगा कि डेटा किस तरह का है। अगली चीज हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, जब डेटा ये कोट कर रहा है, पहली बात तो सीटें जो हैं ये प्रिडिक्ट नहीं हो सकती आसानी से। कोई भी जो सेफोलॉजिस्ट है वो सीटें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरी होती है क्योंकि दर्शक जो है वो चाहता है तू सीट बता कितनी सीट आ रही है, वोट शेयर से मेरा काम नहीं चल रहा है। तो इस वजह से जो है, जो चैनल्स हैं, जो एजेंसी हैं, उनको सीट प्रिडिक्ट करनी पड़ती है। अब एक उदाहरण देखिए विक्रांत जी, एक जो सर्वे है, ओपिनियन एग्जिट पोल है, वो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 44% वोट मिलेंगे और 54 से आम आदमी पार्टी 44 पे आ जाएगी। बीजेपी जो है, जो करीब 39% पिछली बार थी, वो 46 पे आ जाएगी, यानी आम आदमी पार्टी 44, बीजेपी 46 और जो कांग्रेस है वो 8% पे जो है रहेगी। अब अगर ये जो 8% है कांग्रेस का, ये 6% रह जाए और 2% आम आदमी पार्टी के पास ये चला जाए, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी हो गए 46%। तो फिर तो ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा कि दोनों पार्टियों की सीटें कितनी आएंगी। तो ये 1-2% पे ही जो है बहुत बड़ा खेल इसके अंदर हो जाता है। तो एग्जिट पोल जो है, एक ये है कि चर्चा के लिए अच्छी चीज हो जाती है और इससे कई बार ये भी हो जाता है कि एक दिशा पता लग रही है, लेकिन इस पर कितना भरोसा किया जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने यही देखा है कि ये एग्जिट पोल जो है उतने कारगर, या ओपिनियन पोल खासतौर से उतने कारगर या फिर सटीक साबित होते हुए नहीं नजर आए हैं। पिछले कुछ दिनों में ये जो है एक तरह से दिखाई दिया है कि ये उतने, ये सिर्फ चर्चा की चीज हो सकती है, लेकिन बहुत भरोसे के लायक ये क्या ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल हो सकते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। प्रभंजन, जिस सवाल की तरफ शरद ने बात की, हम किसी भी एग्जिट पोल पर सवाल नहीं उठा रहे क्योंकि ये हमारा काम भी नहीं है, लेकिन जब हम देखते थे अभी कुछ समय पहले तक एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने पता किया क्योंकि मेरी भी जिज्ञासा थी कि एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कहां है। भले ही एक्सिस माई इंडिया लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन उसने कुछ अच्छे प्रिडिक्शंस भी किए, कुछ अच्छे सर्वे रिजल्ट्स भी दिए हैं, ओपिनियन पोल भी कुछ उनके अच्छे हुए। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था, तो मुझे पता चला कि एक्सिस माई इंडिया या तो देर रात को करेगा या कल तक करेगा। दूसरा सवाल ये कि ये जो कंपनियां जो डाटा कर रही हैं, जो दिखा रही हैं,
तुरंत टीवी चैनल्स उसे, जैसे ही सर्वे की एक प्रेस रिलीज आती है, वो चला दिया जाता है। पहले जब कंपनियां, जब टीवी चैनल्स करवाते थे, अपना पैसा लगाते थे, तो वो पूरा डाटा मंगवाते थे, उस डाटा को शेयर किया जाता था, उसको एनालाइज किया जाता था, क्योंकि चैनल उसे ओन करते थे। अब इन कंपनियों को कोई ओन नहीं करता, लेकिन ये उसी तरीके से चलते हैं जैसे पहले चलते थे। तो क्या आपके मन में भी कोई शंका या कोई सवाल इन सर्वे को देखकर उठता है, प्रभंजन? इससे पहले नहीं, एक बार बहुत सारे प्रबंधन जी सवाल बोले, उठते हैं। एक मिनट प्रबंधन जी, एक चीज मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। 6:31 में एक चैनल देख रहा था, 6:30 तक एग्जिट पोल बैन थे, 6:31 पर एकदम से तुरंत जो है एक एग्जिट पोल का डेटा आ गया, जबकि बहुत जगह तो पोलिंग चल ही रही थी। और इतनी जल्दी आपने कलेक्ट भी कर लिया, इतनी जल्दी आपने एनालिसिस भी कर लिया, तो क्या आपका सैंपल साइज है? ये सैंपल साइज करना, ये डेटा कलेक्ट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसी के आधार पर पता लगता है कि आपका डेटा जो है कितना जो है वो विश्वसनीय माना जाता है। प्रबंधन जी। प्रभंजन, आप बिल्कुल अपना बिल्कुल। जवाब दें, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को भी कुछ को जोड़ना चाहूंगा। देविंदर सिंह हमसे लाइव में पूछ रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल पर ट्रस्ट किया जा सकता है। पारस मलिक कह रहे हैं कि सीएसडीएस सी वोटर का एग्जिट पोल कहां गया इस बार, डिक्टेटरशिप एज पर रूल। पारस मलिक कह रहे हैं कि भाजपा गड़बड़ कर सकती है, मशीनों की निगरानी जारी रखें। जनार्दन यादव हमारे व्यूअर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बहरीन से हूं, एग्जिट पोल में बीजेपी के फेवर का नैरेटिव चलाया जा रहा है। ये डेडवुड्स चड्डा कह रहे हैं ताकि वोटों की काउंटिंग, ईवीएम में इंटरफेरेंस किया जा सके। एक्सिस माई इंडिया सी वोटर का सर्वे क्यों नहीं आया, मुकुंद चंदेल कह रहे हैं। पारस मलिक, मेरा हिंदुस्तान और तमाम ऐसे दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं। तो इन सर्वे पर क्यों इस तरीके का सवाल उठ रहा है, प्रभंजन? क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने लंबा समय इस इंडस्ट्री को दिया है? देखिए विक्रांत, इसको इस तरह से समझने की जरूरत है कि एग्जिट पोल होते कैसे हैं, या उससे पहले अगर हम ओपिनियन पोल भी देखें तो कैसे होते हैं। जो शरद बता रहे थे उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि एग्जिट पोल जब आप करते हैं तो आप बहुत सारे सैंपल साइज आपको चाहिए होते हैं, या आप डिसाइड करते हैं कि आप कितने सैंपल साइज के साथ जाएंगे, कितने लोगों से बातचीत करेंगे, मूड गेज करने की कोशिश करेंगे। और जो रॉ डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी एनालिसिस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो रॉ डेटा, पहले जो सिस्टम था जब हम चैनल में काम कर रहे होते थे चुनाव के दौरान में, अगर आपको अच्छी तरह याद होगा कि एक विश्वसनीय जो सर्वेयर होते थे उनके साथ सर्वे किया जाता था, और वो जो डेटा इकट्ठा होता था उसको उसको रॉ डेटा के साथ वो चैनल और वो सर्वे एजेंसी दोनों बैठते थे। और जो रॉ डेटा है उसको एनालाइज करने का जो प्रोसेस था वो ट्रांसपेरेंट होता था, कम से कम चैनल और सर्वे एजेंसी के बीच में। मैं ये नहीं कह रहा कि रॉ डेटा पब्लिक में डाला जाता था, ये परिपाटी पहले भी नहीं थी और बहुत नहीं थी। बाहर की जगहों पे नहीं है, कुछ देशों में है। कुछ देशों में ये है कि आप रॉ डेटा डालते हैं अपने वेबसाइट पे ताकि लोग अपने तरह से उसको एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकें। तो ये भी एक एक चीज है जो हमारे यहाँ पे नहीं देखी गई है, जिसकी वजह से विश्वसनीयता थोड़ी घटी है। और इसके साथ जुड़ ये गया कि पिछले कुछ चुनावों में जो इनके प्रोजेक्शंस थे, जो बड़ी से बड़े सर्वेयर्स के भी, वो गलत साबित हुए। तो इसलिए लोगों का भरोसा जो है धीरे-धीरे कम होता गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहले ये होता था कि जो एक संपादक, एक संस्थान होता था, संपादकीय और जो एडिटोरियल जो एस्टेब्लिशमेंट था, वो इसको ट्रांसपेरेंट बनाता था, कम से कम अपने चैनल के अंदर, और सर्वे पार्टी के साथ-साथ पूरे डेटा को देखा जाता था, एनालाइज किया जाता था, इंटरप्रेट किया जाता था, और तब एक निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता था। ये जरूरी नहीं है कि जो जो परसेंटेज ऑफ वोट हैं वो सीधे-सीधे सीट में कन्वर्ट हो। आपको भी पता है कि परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो पूरे राज्य या पूरे जो पोलिंग हुई है उससे लिया जाता है, जबकि सीट का जो आकलन है वो सीट दर सीट किया जाता है। तो ये जी। संभव है कि मार्जिन कम भी हो लेकिन सीट्स किसी पार्टी को ज्यादा मिल जाए। तो ये सारी चीजें जो है जितनी ट्रांसपेरेंट होंगी, जितना, देखिए अंत में तो ये एक साइंस है ना, लेकिन इसमें जो एरर परसेंटेज है वो ऊपर से नीचे पूरा खेल बिगाड़ देता है। 2% का एरर, 3% का एरर परसेंटेज जो है वो 20% का फासला ले आता है आपके एनालिसिस और सच्चाई में। तो ये एक परिपक्व साइंस अभी भी नहीं है, इसमें बहुत अभी काम हो रहा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि इस सिस्टम को जितना ट्रांसपेरेंट किया जाएगा उतना सबके लिए अच्छा है। जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो मतदाता हैं, उन सब के लिए उतना ही अच्छा है। किस तरह से कलेक्शन किया गया है सैंपल का, कितना सैंपल किया गया है, क्या वो डेटा हम अगर सबके सामने रखें और लोगों को ये आजादी हो कि वो उसको विश्लेषण या इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से कर सकें, तो बहुत इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। वो ट्रांसपेरेंसी अब नहीं दिखती है। जिस तरह की एजेंसीज आज मैंने देखी हैं ट्विटर पे भी और जो चैनल्स पे भी, वो इसको हमने कभी देखा नहीं था, ये सच्चाई है।
और जो बड़े जो सर्वे करवाने वाली कंपनियां होती थी, उनके सर्वेस तो इस बार दिखे ही नहीं। दिल्ली में तो अगर आपको याद होगा, मैं कई लोगों से ये पूछ रहा था कि भाई हुआ क्या, कोई ओपिनियन पोल नहीं आया। उसके बाद जी। एग्जिट पोल में भी ना हमको एक्सिस दिख रहा है, ना कोई सी वोटर दिख रहा है। जो बड़ी एजेंसियां सीएसडीएस, नीलसन जैसे जो शरद ने नाम लिया, इनकी एक ट्रैक हिस्ट्री है। ठीक है, पिछले कुछ चुनावों में गलत साबित हुए हैं, लेकिन एक ट्रैक हिस्ट्री है। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो साइंटिफिक मेथड डिप्लॉय करते हैं, उसमें उसमें काफी कुछ रिफाइनमेंट आ चुका है इतने सालों में। लेकिन अब अगर आप मेरे सामने कोई ऐसी कंपनी को रख देंगे, उसमें नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ट्विटर पे मैंने देखा कि वो कंपनी कुछ साबुन तेल भी बेचती है और वो सर्वे भी करती है। अगर अगर ऐसी कंपनीज अचानक मेरे सामने आ जाएं और उनके डेटा आप रख दें, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि जिस न्यूज चैनल के साथ या जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ वो अपने डेटा के साथ आए हैं, उन्होंने पूरी ड्यू डिलिजेंस की है और जो पूरा प्रोसेस होता है रॉ डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करने का, वो किया गया है। इसलिए अगर दर्शकों के मन में शक है तो वो वाजिब है। शरद, एक चीज में जी एक चीज जी मैं ऐड कर दूं। 2013 की बात है, मुझे याद आया। जब आम आदमी पार्टी नई नई आई थी, तो उस समय पर ये ओपिनियन पोल वगैरह चल रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल ने, मुझे याद आ रहा है कि इंडिया टुडे राहुल कंवल को ये चुनौती दी थी कि आप अपना ये जो ओपिनियन पोल है, बिल्कुल इसका जो डेटा है वो आप जो है रॉ डेटा है, आप वो सार्वजनिक कीजिए। योगेंद्र यादव तब आम आदमी पार्टी में ही हुआ करते थे। तो उन्होंने चुनौती दी, लेकिन इस पर विवाद बना रहा। वो रॉ डेटा जो है वो उनकी तरफ से नहीं दिया गया था। ठीक है, कुछ पॉलिसी होगी, लेकिन रॉ डेटा जो है अगर पब्लिक डोमेन में आता है, तो जैसा कि आपने भी कहा, तो उससे ये रहता है कि हाँ, वाकई सर्वे हुआ है। अगर हम अपना सारा डेटा पब्लिक के सामने, पब्लिक के समक्ष रखने को तैयार हैं, तो इसका मतलब एक ट्रांसपेरेंसी है। वाकई ये जो है एक जेन्युइननेस के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ ये एक सर्वे किया गया है। विक्रांत जी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, हम किसी के एग्जिट पोल पर सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन शरद, जो तुमने बात की ना, उसके बाद मुझे एक चीज ये ध्यान आई कि रॉ डाटा की क्या जरूरत होती है, क्या अहमियत होती है, ये मैंने उस समय ही न्यूज रूम में भी देखा था और तमाम पत्रकारों के साथ चर्चा में भी देखा था। क्योंकि उससे पहले कोई रॉ डाटा की इस तरीके से मांग नहीं करता था, और जब भी रिजल्ट आते थे उसके तुरंत बाद सर्वे चलते थे। और वो सर्वे, क्योंकि टीवी हाँ हाँ चैनल्स को हाँ भी अब 5 तारीख को वोटिंग हो रही है, 8 तारीख को नतीजा आना है, 2 दिन तक क्या चलाएंगे, तो टीवी चैनल्स को भी एक चीज मिल जाती थी चलाने के लिए। तो एक अच्छा उनके पास साधन रहता था। और इसमें हालांकि एक सवाल शरद में ये जानना चाहूंगा कि टीवी चैनल्स पहले पैसा खर्च करते थे किसी कंपनी के साथ, वो अपना समझौता करते थे और उसके बाद वो अपना नाम उसके साथ जोड़ते थे, क्योंकि चैनल की भी साख उसके साथ जुड़ जाती थी। अब भले ही एक्सिस माई इंडिया या सी वोटर, सीएसडीएस, नेल्सन, ये किसी के साथ भी सर्वे करे, भले ही दर्शक ये इन कंपनियों के नाम को ना जो देखें, जिस चैनल के पर्दे पर इन्हें देखते थे, तो उस चैनल की साख भी जुड़ती थी। क्या वो साख कम हुई? क्या उस साख के अलग होने से भी कुछ फर्क पड़ा? क्या चैनलों ने इससे काम से जो अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ वो सबके सर्वे जरूर प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं पर भी पैसा खर्च करके सर्वे नहीं करवाते? इस चीज का भी असर देखने में मिला है। विक्रांत जी, कई बार जो है न्यूज चैनलों पे खबर चलती है। हमारे समय में भी जब हम न्यूज चैनल में काम करते थे, खबर चलती थी कि खबर चल रही है, कुछ वीडियो चला रहे हैं और उसमें हम लिख देते हैं कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। तो आपने खबर भी चला ली और आपके ऊपर बात भी नहीं आई। तो जब आप एक तरफ पैसा खर्च करते हैं, दूसरी तरफ अपनी साख को से जोड़ते हैं, और फिर तीसरी तरफ जो है जो नतीजे हैं वो ऐसे धराशायी हो जाएं कि आपकी साख पे बट्टा ही लग जाए, तो फिर न्यूज़ चैनल जो है वो क्या करें? तो इससे अच्छा है कि जो बाकी लोग करवा रहे होंगे, हम उसको कोट कर देंगे, और कोट करके जो है ये भी हो गया कि हमारा नहीं है, हमने नहीं किया, ये तो मार्केट में और लोगों ने कराया है, तो इसलिए हमने इसको कोट कर दिया है। तो ये एक सेफ तरीका भी है ये रहने का कि हम इसको नहीं कह रहे हैं। आपको याद होगा विक्रांत जी, लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तो उस दौरान मैं आज तक चैनल देखा करता था। तो उसमें जो है एंकर जो है प्रदीप गुप्ता जी को लगातार उसमें दिखाया करते थे और पूछते थे, बताइए कुछ तो आपके पास आया होगा, क्योंकि उनके जो सर्वे थे लगातार हिट हो रहे थे, क्लिक हो रहे थे और स्पॉट ऑन हो रहे थे कि जो वो कह देते थे वही होता था। तो उन्होंने अच्छे से उसकी मार्केटिंग करी कि हमारे पास इंडिया का सबसे बढ़िया पोलस्टर है जो बिल्कुल प्रिडिक्ट कर देता है चुनाव को। तो पूरा इसको उन्होंने अच्छे से हाइप किया, मार्केट किया, और आखिरी दिन बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने इस प्रोग्राम को किया कि हमने ये
पोल करवाया है, लेकिन जब इतने बड़े लेवल पर आपने दावा कर दिया कि 400 पार एनडीए कर रहा है, और फिर जब एनडीए 400 पार नहीं कर पाया, तो फिर जो है साख पे जो है बात आई, तो उसके बाद से हमने देखा कि आज तक ने एक्सिस माइंड इंडिया के साथ में अपना जो करार था, जो भी उनकी आपस में डील थी, वो खत्म कर ली। ये नाम मैंने केवल उदाहरण के लिए लिया है, कोई टारगेट करने के लिए नहीं। मैं बता रहा हूं कि अलग अलग चैनलों ने सबने जो है इसी तरह से काम किया है। तो इसी तरह से बचते बचाते काम करने का ये तरीका है कि आप इसको कोट कर लीजिए। अब ये सोच, अब कुछ दर्शक ये भी सोचेंगे कि हम भी तो वही काम कर रहे हैं, कि हम भी तो दूसरों को दिखा रहे हैं, अरे भाई यूट्यूब चैनल है, इतना कैपिटल है, कहाँ कहाँ इतना रेवेन्यू आ रहा है। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं जो पूरा रेवेन्यू लेके बैठे हैं, जिनके पास एडवर्टीजमेंट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ये केवल यही लोग तो करवा सकते हैं, और कोई थोड़ी करवा सकता है। हम तो एक छोटा सा मोबाइल लेके बैठे हैं जिससे लाइव कर रहे हैं, हम कहाँ से जो है ये सर्वे वगैरह करवा लेंगे। हम तो इस तरह से बात करके जो सच बात है वही सामने लाने की कोशिश कर सकते हैं। एक और बड़ी बात, ये तो सर्वे की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत पैसा लगता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग में तो इससे कम ही पैसा लगता होगा, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग भी जो है न्यूज चैनलों से खत्म हो गई। जैसे मैं नजफगढ़ गया तो वहां लोग बता रहे थे कि यहाँ तो मीडिया वाले आते नहीं। नरेला गया तो और मुझे खुद पता है कि नरेला जाने का मतलब ये होता है कि एक बार रिपोर्टर एक बार चला गया तो बस फिर वो कुछ काम नहीं करेगा, वो शाम को ही लौटेगा और अपने घर ही चला जाएगा। तो ये शरद वीआईपी सीट्स, दूर वीआईपी सीट जो पर्दे पर चलती है, वीआईपी सीट्स, तो वही वीआईपी सीट्स ही कवर होती है टीवी चैनलों पर। सिर्फ और उसमें भी कुछ जगह जाएंगे। और मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात को कह रहा हूं कि मीडिया जो है, जो दिल्ली का मीडिया है, वो लगभग सेंट्रल दिल्ली जैसी जगहों में ही मेनली रहता है। अगर कहीं पश्चिम दिल्ली जाना पड़ जाए, कभी नजफगढ़, बवाना, मुंडका इस तरफ जाना पड़ जाए, तो जो है ऐसा लगता है अरे छोड़ो यार, वहां कौन जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी जब होगा, बस तभी जो है, या तो कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई क्राइम की ऐसी खबर हो जाए, तभी जाया जाता है। वरना उस तरफ के जो इलाके, सोचिए दिल्ली के अंदर ही जब हम पूरी तरह से ये नहीं कर सकते मीडिया कवरेज पूरी है, तो हम कैसे कह दें कि पूरे भारतवर्ष में जो है जगह जगह पे जो है चप्पे चप्पे की हम खबर कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पे नजर है, चप्पे चप्पे कहने की बात होती है, कोई चप्पे पे नजर नहीं होती है। हो जाता है, देर से देर बात निकल के आ जाती है, रिपोर्ट हो जाती है। जी प्रवीण, इसको आप कुछ अगर जोड़ना चाह रहे थे? मैं बस इसमें जोड़ना चाहता था कि अगर हम एक बार डिस्पैशनेट तौर पे देखें तो 3 चीजें हैं। आप इसको बिल्कुल अलग-अलग करके देख सकते हैं कि क्यों विश्वसनीयता कम हुई है, खास करके इस एरिया में। पोल सर्वे या एग्जिट पोल, 2 दिन पहले ही मेरी एक पोलिंग एजेंसी चलाते हैं, अपने मित्र हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो पहली चीज ये है कि क्वालिटी ऑफ डेटा, जो आप पोल कराते हैं, उससे जो डेटा निकल के आता है, उसकी क्वालिटी आप कैसे इंश्योर करेंगे? ये आसान काम नहीं है, क्योंकि आप एक वर्कफोर्स को तैयार करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उसको भेजते हैं डेटा इकट्ठा करने के लिए। और इंडिया, जिस देश में रहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स देश है। ये इतना आसान नहीं है कि एक पार्टी को कोई सपोर्ट करता हुआ आगे बोल देगा कि हाँ जी मैंने किया है। लोग बिल्कुल उल्टा भी बोलते हैं, ये भी सच्चाई है। कई बार कंफर्ट लेवल की भी बात होती है कि क्या आपके जो पोल सर्वे की जो टीम है, जो डेटा इकट्ठा करने जाती है, क्या उसमें महिलाएं भी हैं, क्या लड़कियां भी हैं जो महिलाओं से जाके बात करती हैं? कई बार ऐसा होता है कि महिला वोटर जो है वो कंफर्टेबल होती हैं महिलाओं से बात करने में, और वो कोई और अगर उनसे सीधा सवाल करे तो वो जवाब नहीं देना चाहती। तो इस तरह की प्रैक्टिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको पार करना इतना आसान नहीं होता है। तो क्वालिटी ऑफ डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी तरह के सर्वे में, और पोल सर्वे तो इट्स अ हाई स्टेक गेम। सेकंड चीज जो आती है कि जो जो पोलिंग सर्वे कंपनियां हैं, उसमें हर, इससे स्टैटिस्टिकल मॉडल, इसको अगर हम ऐसे समझें तो उसमें कोई ना कोई मार्जिन ऑफ एरर होता है ना? और मार्जिन ऑफ एरर जो है वो अगर उसको वो अंततः आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि वो कितना खुलकर बाहर आएगा। और हमने पिछली बार देखा है कि पिछले कई चुनावों में कि वो बहुत ज्यादा अंतर रहा है एक्चुअलिटी में और उनकी उनकी जो प्रोजेक्शन थी। तो इसका मतलब यह है कि जो इंटरप्रिटेशन है, जो साइंस है एनालिसिस का, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है, उसका ह्रास हुआ है। तीसरी चीज होती है जो मैं बार बार आपको पहले भी इंडिकेट कर रहा था, इंस्टीट्यूशन ऑफ एडिटर, जो खास करके टीवी चैनल्स में बहुत लंबे समय से हम ये सब, आप भी देख रहे हैं विक्रांत भाई, हम भी देख रहे हैं, शरद भी वहीं से आए हैं, कि किस तरह से उसमें गिरावट आई है। आप जो अभी ये बात कह रहे थे, जो शरद ये बात कर रहे थे कि कोई भी सर्वे आता है और बिना ड्यू डिलिजेंस के आप उसको डाल देते हैं अपने चैनल पे। क्या ये 10-15 साल पहले संभव था? ये संभव नहीं था, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एडिटर होता था जो ये ठोक पीट के खुद
ये बिल्कुल जब वो सेटिस्फाई हो जाता था कि हाँ, ये डेटा कलेक्शन बहुत तरीके से हुआ है, इसकी एनालिसिस साइंटिफिकली हुई है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। और एडिटर जब अगर संतुष्ट होता था, तब जाके उसको चैनल के ऊपर डाला जाता था। क्या ये प्रोसेसेस अब फॉलो की जाती हैं? मैं नहीं मानता और मैं जो देखता हूँ, जितने मेरे मित्र काम करते हैं, वो इसकी तस्दीक करेंगे कि ये प्रोसेसेस अब फॉलो नहीं होते। तो जनरली इन तीनों स्टेज पर गिरावट आई है और यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी पोल एजेंसीज़ हैं, इतने धक्के खाने के बाद उन्होंने इस बार हाथ ही खड़े कर दिए कि हम ओपिनियन पोल करेंगे ही नहीं। एक चीज और इसमें मैं कहता जो आप प्रभंजन जी ने बात कही, किसी भी डेटा का आप एनालिसिस कैसे करेंगे, इसी पर काफी कुछ निर्भर होता है कि ये जो डेटा आ रहा है, ये जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो कितना सही है। उदाहरण के तौर पर आपने किसी से पूछा सरकार ने कैसा काम किया, चलिए मैं दिल्ली की बात करता हूँ, चलिए कि केजरीवाल सरकार ने कैसा काम किया, तो दो दो आपने रखे, अच्छा काम किया, खराब काम किया। तो अगर उसने ये कहा है कि खराब काम किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वोट जो है नहीं देगा। और अगर कोई ये कह रहा है कि हाँ अच्छा काम किया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो वोट दे देगा। इसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि एक मैं करोल बाग में रिपोर्ट कर रहा था, तो एक व्यक्ति मुझे मिला, तो उसने मुझे बताया कि ये आम आदमी पार्टी के जो विशेष रवि हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप वोट विशेष रवि को देंगे, ठीक है। तो उसने कहा नहीं, मैं वोट विशेष रवि को नहीं दूंगा, मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, वोट तो मैं बीजेपी को ही दूंगा। लेकिन क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वही वो कर रहे हैं, तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि हाँ। मैं उत्तम नगर में था, तो एक शख्स से मैंने पूछा, ऑटो चलाता था वो, तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ क्या माहौल है, तो उसने बोला कि यहाँ तो बीजेपी ने सीट जो है आम आदमी पार्टी को गिफ्ट कर दी है, बहुत कमजोर कैंडिडेट दिया है यहाँ पर, और ये तो पक्का पक्का हारेगा। तो इसका मतलब ये है, अब वो ये कह रहा है कि ये आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीतेगी, और वो खुद भी जो है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि उसका रुझान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ है। लेकिन जब मैं थोड़ा और उससे मैंने बात करी और डिकोड करने की कोशिश करी, तो उसने बताया मैं पहले बीजेपी का ही कार्यकर्ता हुआ करता था, वोट तो मैं अभी भी बीजेपी को ही दूंगा, लेकिन मैं निराश हूं कि मेरी पार्टी ने जो है ऐसा कैंडिडेट यहाँ पर उतार दिया। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं। तो व्यक्ति अगर नाराज है और ये कह रहा है कि सरकार नकारा है, निकम्मी है, इसका मतलब 100% ये नहीं हो सकता कि वो वोट नहीं देगा, और तारीफ कर रहा है तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि वोट दे देगा। तो कैसे आप एनालिसिस करेंगे, आपके सवाल क्या है? हमने जब पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन के दिनों में, जब हम जर्नलिज्म की पढ़ाई करते थे, तो उसमें हमें बताया गया था जब सर्वे होते हैं तो उसमें क्या सवाल पूछना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आपने जो डेटा जो आपने लोग सेलेक्ट किए हैं, जो आपने एज ग्रुप सेलेक्ट किया है, जो आपने डेमोग्राफिक सेलेक्ट किया है, जो आपने रिलीजन, जो आपने कास्ट सेलेक्ट किए हैं, एक नॉर्मल अगर हम दिल्ली की बात करें, एक हिंदू ऊपर कास्ट का व्यक्ति अगर वही पार्टी को वोट देने की बात कर रहा है, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर मुस्लिम व्यक्ति भी वही बात कर रहा है, एक दलित व्यक्ति अगर कोई किसी को वोट देने की बात कर रहा है, इसको हम हिंदू ऊपर कास्ट से या फिर मुस्लिम से कंपेयर नहीं कर सकते। ये अलग अलग तरीके से इनका कंपैरिजन होता है, और इसके लिए पूरी बहुत लंबी पढ़ाई, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि अगर ये सवाल पूछा है, ये जवाब आया है, तो हमको ये मानना चाहिए, तब जाके जो है ये रिजल्ट बनते हैं। तो क्या इतना सारा इसमें हो रहा होगा? अगर हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नतीजे जब आएंगे तब हम कंपेयर कर लेंगे। वैसे हम नतीजे आगे आने के बाद में सब एग्जिट पोल भूल जाते हैं। हम आगे चर्चा करें प्रभंजन और शरद, लेकिन उस बीच हमें अपने कुछ दर्शकों को जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं की ताकत की वजह से हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। देवेंद्र सिंह हमें कह रहे हैं, हमारे दर्शक, सैंपल साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सैंपल साइज ज्यादा होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा और एक्यूरेसी ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात को कह रहे हैं नहीं, रमित। इनकी बात में एक एडिशन कर दूं। एक बार मैं योगेंद्र जी से यही बात कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि सैंपल साइज तो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग वर्गों का, वो कितना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप बिल्कुल सैंपल बिल्कुल साइज तो बहुत बड़ा कर बिल्कुल। लें, रिप्रेजेंटेशन पे आप ध्यान ना दें। हाँ, रमित धनेजा हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में कमल खुलेगा। बांसुरी स्वराज और विजेंद्र जी ने नरूलास बंगाली स्वीट्स को ऑर्डर दे दिया है। तो बिल्कुल रमित जी, आज के एग्जिट पोल तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे अगर देवेंद्र अग्रवाल सिंह, स्वीट्स को भी कोई ऑर्डर दे दो भाई। शहददीप सिंह कह रहे हैं कि आप विनर 59, ये इनकी राय हो सकती है। बीजी विवाह हमारी दर्शक है, वो कह रही है बीजेपी के पास ईवीएम है और पैसा है। सत्येंद्र करण कह रहे हैं, हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं,
चित्रा पांडे कह रही है कि नए एग्जिट पोल आके कुछ सीट दे दो। देवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र करण हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चित्रा पांडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तरुण कात्यान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पैसे साड़ी बंटने वालों को कौन वोट देगा, चित्रा पांडा हमारे साथ कह रहे हैं। 43 सीट आप ही जीतेगी, शहीद अहमद हमारे दर्शक कह रहे हैं। तो तमाम दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज योर एग्जिट पोल। तो हम तो कोई पोल एजेंसी तो है नहीं पोलिंग, लेकिन शरद ने जो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स की है उसके आधार पर और जो हमने दिल्ली में देखा उसके आधार पर अपना आंकड़ा भी है। लेकिन उसमें हम जाएं उससे पहले प्रभंजन, एक चीज बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है इन एग्जिट पोल में। कुछ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को बड़ा मैंडेट दे रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल, ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को बड़ा मैंडेट दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कांग्रेस कंसिस्टेंट है सभी के एग्जिट पोल में, चाहे वो आम आदमी पार्टी को बढ़त दे रहा हो या बीजेपी को बढ़त दे रहे हो। तो कांग्रेस को सब शून्य से एक सीट दे रहे हैं। मेरा यह सवाल इसलिए है आपसे कि कांग्रेस, बीजेपी आखिरी बार दिल्ली में चुनाव तब जीती थी जब त्रिकोणीय लड़ाई हुई थी दिल्ली में, और उसके बाद जब से बाइपोलर हुआ बीजेपी दिल्ली में नहीं जीत पाई। तो इस बार कांग्रेस अगर रिवाइव नहीं करती, अगर वो 12-14% तक नहीं जाती, तब भी क्या बीजेपी इस तरह का मैंडेट ला सकती है जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं? मुझे मुश्किल लगता है विक्रांत, क्योंकि देखिए मैं इलेक्शंस को हमेशा इस नजर से देखता हूं कि दो चीजें काम कर रही होती हैं ग्राउंड पे। एक जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री, कि एक लहर चल रही है किसी की, जैसे 2014 में जब जब बीजेपी केंद्र सरकार में आई थी, और उसके बाद भी 2019 में एक एक नरेंद्र मोदी की लहर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस माहौल में जो अर्थमेटिक है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, एक तरफा चुनाव हो जाता है। जहां पर लहर नहीं चल रही हो, जहां केमिस्ट्री नहीं है, वहां पे अर्थमेटिक होता है, और अर्थमेटिक तब होता है और उसमें प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं रह जाता है। तब आप ये देखते हैं कि किस तरह से चुनाव हुए हैं, किसका कौन सा सपोर्ट बेस है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो कांग्रेस अगर अपने परफॉर्मेंस से आगे करती है, तो ये मान लिया गया है कि कांग्रेस रिक्लेम करेगी अपने वोट्स आम आदमी पार्टी से। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं ये मान के चल रहा हूं कि पिछले 2 इलेक्शन अगर आप देखें, है ना? तो उसमें कांग्रेस ने जो वोट शेयर लूज़ किए हैं, उस अनुपात में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट बढ़े। बिल्कुल। तो ये भी माना जा सकता है कि कांग्रेस अगर अच्छा करती है तो बीजेपी के जो वोट बढ़े हैं, वहां से भी अपने वोट रिक्लेम कर सकती है। ये अर्थमेटिक है। अगर वो वहां से वोट रिक्लेम करती है और आम आदमी पार्टी थोड़े वोट परसेंटेज उनके कम भी हो जाते हैं, तब भी कंफर्टेबली सरकार बना सकती है आम आदमी पार्टी। तो इस जो एनालिसिस और जो अर्थमेटिक दिख रहा है, उसमें मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को सर्टेनली एज था। इसलिए ये जो सर्वेस आए हैं, जो नाम हैं, हालांकि सारे नाम नए हैं, रिकॉल करना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन ये जो अचानक ये मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है ये पोल्स, ये समझ से थोड़ा परे है। जो जो जी। ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, उससे मैच नहीं कर रही हैं। और इसलिए आई थिंक मुझे लगता है कि दर्शक भी ये सवाल उठा रहे हैं। अगर ये फाइट जी। होता भी, कांग्रेस बहुत अच्छा कर जाए, दोनों साइड से अर्थमेटिकली अपने पुराने वोट्स रिक्लेम करे, तो फाइट बहुत क्लोज होगी। जी। लेकिन अगर कांग्रेस कांग्रेस अगर आगे नहीं बढ़ रही है और यथास्थिति बनी रहती है, कम भी थोड़े से, आप देखिए 39 हम ये समझ तो रहे हैं, लेकिन 54% आम आदमी पार्टी के वोट शेयर। तो अगर जी। वहां से वो थोड़ी डाउन भी आएगी, तब भी जब कन्वर्जन होगा सीट्स में, तो वो उनके पास सर्टेनली एज है। तो इसलिए ये समझना इस समय थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मेरे समझ से थोड़ा परे। शरद, क्योंकि आपको मुझे मालूम है कि बहुत तकलीफ है, कमर में पेन भी है, उसके बावजूद मैंने शो में जोड़ा था। तो जाते जाते केवल एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि दास स्वतंत्र की टीम भी बहुत घूमी थी। दास स्वतंत्र की तरफ से क्या आपने चुनाव के दौरान पाया और क्या कितनी सीटों पर आप अभी भी टिके हुए हैं? देखिए, मेरा आकलन ये था कि आम आदमी पार्टी को करीब 45 और 50 के बीच में मिलना चाहिए। तो 45 सीट के आसपास मुझे अभी भी लगता है कि आम आदमी पार्टी को आनी चाहिए, और बीजेपी जो है वो 20 से 25 सीट के आसपास जानी चाहिए। बीजेपी नो डाउट बहुत इस बार स्ट्रांग थी। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो दिखाई दे रही थी। काफी ये एंटी इनकम्बेंसी क्यों हुई, ये लंबी चर्चा का विषय है, क्योंकि एक पूरी योजना के तहत ये
ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि जो मौजूदा सरकार थी वो चाहकर भी जो है काम नहीं कर पा रही थी। खैर वो एक अलग चीज है। लोगों ने उसको अपने हिसाब से जांचा परखा होगा, क्योंकि ये मैं उस आधार पे कह रहा हूँ कि लोगों ने कहा, लोगों से मेरी बात हुई, उसी के आधार पे कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह भी रहे थे कि भाई काम नहीं हुआ, तो वो ये भी कह रहे थे कि हाँ ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को काम करने नहीं दिया गया। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि काम नहीं किया, क्योंकि आप ये देखिए कि लोगों ने भी इस बात का कोई ठेका तो ले नहीं रखा है कि वो अगर अरविंद केजरीवाल कोई लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ में, या उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, या उनको ऐसी कोशिश हो रही है कि सरकार काम ना कर पाए और उसकी वजह से सरकार बदनाम हो जाए, तो लोग जो हैं वो क्यों इस बात का ठेका लेंगे? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं, इस बात को समझिएगा कि अगर आम आदमी पार्टी ये कहती कि हमको काम नहीं करने दिया गया, इसलिए काम हम नहीं कर पाए, इसलिए जो आपके काम नहीं हुए, जो सड़कें टूटी थी, जो आप पानी की शिकायत कर रहे थे, सीवर ओवरफ्लो की शिकायत कर रहे थे, तो ये इसलिए समस्या आई क्योंकि हमको काम नहीं करने दिया गया। तो लोग ये जी कहते इसके बाद में कि भाई जीतने के बाद भी तो वही समस्या रहनी है, तो फिर तुमको क्यों चुने? तो इसलिए आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दौरान ये नैरेटिव यूज नहीं किया कि ये काम नहीं हुए, मुझे नहीं करने दिए गए। उन्होंने शुरू में ही ईमानदारी से मान लिया कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, वायु प्रदूषण के मुद्दे पर मैं काम नहीं कर पाया, मैं 5 जी साल और दीजिए, मैं ये करके दिखाऊंगा। तो ये सब चीजें जो हैं चुनाव के दौरान चली थी, जिस पे चर्चा जो है लोगों के बीच में थी। अब लोगों ने सब कुछ सोच समझ के उसी आधार पे अपना जो है वोट दिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वही सही होती है, ग्राउंड रिपोर्ट भी गलत हो सकती है, क्योंकि ग्राउंड पे जो दिख रहा है वो एक चीज है, और वोटिंग किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां अपने लिए करवा रही हैं, कैसे लोगों को खींच के ला रही हैं, कैसे अपने वोट डलवा रही हैं, कैसे दूसरों के नहीं डलने दे रही हैं, ये हमने जो है कम से कम यूपी के चुनाव में जो है ये आरोप लगे थे कि वोट नहीं डालने दिया गया, इसलिए जी एक ऐसा नतीजा भी आया था जो अप्रत्याशित था। तो ये सब इलेक्शन के दौरान होता है, इसलिए जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक ये नहीं कह सकते कि हाँ ये ही होगा, बस अपना सब आकलन, अपनी समझ बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।